क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो 18 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह एक वायरल पेपर है। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का प्रश्न नंबर 1 का है, वोल्गा से गंगा रचना की विधा है। क्या कहानी है, आत्मकथा है, यात्रावृत्त है, निबंध संग्रह है? तो वोल्गा से गंगा कहानी विधा की रचना है, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। और वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की कहानी है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 का खा है, आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? रेखा चित्र है, संस्मरण है, डायरी है, यात्रा वृत्तांत है? तो आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत है मोहन राकेश का। आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत है मोहन राकेश का। और मोहन राकेश के 2 नाटक आप याद रखेंगे, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का गा है, हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली? 1857 में, 1873 में, 1947 में, 1975 में? तो हिंदी मेरे प्यारे बच्चों 1857 ईस्वी में नई चाल में ढली, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 1 का घा है, संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है। सारिका है, मर्यादा है, इंदु है, धर्मयुग है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद द्वारा संपादित पत्रिका है मेरे प्यारे बच्चों मर्यादा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे धर्मयुग, धर्मयुग पत्रिका है धर्मवीर भारती की, और इंदु पत्रिका है अंबिका प्रसाद गुप्त की। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है? साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, गुलाब राय, राजेंद्र यादव? तो बाबू गुलाब राय साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक थे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है, प्रयोगवादी कवि हैं। ठीक है, तो कौन कौन से प्रयोगवादी कवि हैं जान लीजिए। गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, भरत भूषण अग्रवाल, नरेश मेहता और प्रभाकर माचवे? तो यहाँ पर पूछा प्रयोगवादी कवि हैं, तो गिरजा कुमार माथुर चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही प्रयोगवादी कवि हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, साकेत के रचनाकार हैं। जयशंकर प्रसाद हैं, दिनकर हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, भगवती चरण वर्मा है? तो साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का है, तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है, दीप शिखा के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त? तो दीप शिखा मेरे प्यारे बच्चों किसकी रचना है? तो दीप शिखा महादेवी वर्मा की रचना है, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। और महादेवी वर्मा को यामा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक हैं। निराला हैं, महादेवी वर्मा हैं, अज्ञेय हैं, श्याम नारायण पांडे हैं? तो तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद, हीरानंद, वासेन, अज्ञेय। और तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला है, वीर गाथा काल के कवि हैं। महाकवि भूषण, केशवदास, चंदवरदाई, छत्रसाल? तो चंदवरदाई वीरगाथा काल के कवि हैं, आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। वीरगाथा काल के कवि हैं चंदवरदाई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसका ट्रिक बताऊंगा। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज़ मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की
प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज़ वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे नहीं बढ़ पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लेख पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ हो रह जाती है। आगे लिखेंगे, भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकती है कि जब वह अपने युग अनुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है, इसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। देखिए यहाँ पर भाषा शब्द मिल गया है, तो आप समझ जाइए भाषा शब्द मिल जाए या फिर भाषा की बात हो तो आप समझ जाइए भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता, लेखक का नाम है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसके बाद है, नित्य नूतनता क्या सूचित करती है। तो आपने अभी पढ़ा था, आसानी से उत्तर मिल जाएगा। नित्य नूतनता किसी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता को सूचित करती है। यह दर्शाती है कि सर्जक ने कुछ नया और मौलिक रचा है जो समाज और जनता के लिए स्वीकार्य होता है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, भाषा के सशक्त माध्यम का उल्लेख कीजिए। तो भाषा समूचे युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। यह तब सशक्त बनती है जब वह अपने युग अनुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। इसके बाद अगला प्रश्न है, परंपरागत और अभिव्यक्ति शब्दों का अर्थ लिखिए। तो परंपरागत का अर्थ है पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं का पालन करने वाली। अभिव्यक्ति का अर्थ है किसी भावना, विचार या विचारधारा को प्रकट करना। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। तो चलिए देखते हैं व्याख्या आपको कैसे करना है। लेखक कहते हैं कि सड़ी गली मान्यताओं पर पुरानी रीति रिवाजों से जकड़ा हुआ समाज कभी भी प्रगति नहीं कर पाता। इसी प्रकार पुरानी परंपराओं और शैलियों पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में असमर्थ रहती है। इसीलिए भाषा को प्रगतिशील और समय अनुकूल होना चाहिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा करके दिया है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि का कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है। आप अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा ऊपर की तरफ ही देखें या ब्रह्मांड आपके अनंत तक फैला दिखाई देगा, आपके यकीन से भी परे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों देखिए, पाठ और शीर्षक का नाम लिखिए। शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक है हम और हमारा आदर्श और लेखक का नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है, लेखक किसे एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता। तो लेखक समृद्धि और अध्यात्म को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानता। वे यह मानते हैं कि भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना भी सही है और यह अध्यात्म से अलग नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र क्यों करते हैं। तो डॉक्टर कलाम समृद्धि की कद्र करते हैं क्योंकि ये मानते हैं कि समृद्धि सुरक्षा और विश्वास लाती है, जो अंततः हमारी स्वतंत्रता को बनाए रखने में सहायक होती है। उनका कहना है कि समृद्धि जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है और इससे हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में छात्रों को कौन सा संदेश दिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश में छात्रों को यह संदेश दिया गया है कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। हमें भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखने में कोई बुराई नहीं है, बल्कि हमें अपने कार्यों को पूरी मेहनत और समर्पण के साथ करना चाहिए, जैसे प्रकृति करती है। हमें अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है, जिसकी रेखा खींची हुई है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की करना है व्याख्या। ठीक है, तो देख लेते हैं व्याख्या क्या है। लेखक यह बताते हैं कि प्रकृति अपने कार्यों को पूर्ण मनोयोग से करती है। बगीचे में फूलों की बहार और ब्रह्मांड का विस्तार इस बात का उदाहरण है कि सभी चीज़ें अपने पूरे रूप में उत्साह और समर्पण के साथ काम करती हैं। यह दर्शाती हैं कि हमें भी अपनी इच्छाओं और कार्यों को पूरी मेहनत और समर्पण के साथ करना चाहिए, ताकि हम जीवन में सही परिणाम प्राप्त कर सकें। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है,
पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है, इसको ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है? दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। प्रस्तुत पद्यांश में श्रद्धा मन को प्रेरित करते हुए कहती है कि दुख की पिछली रातों के बीच जाने पर उनके मध्य से ही सुख रूपी नवीन सवेरे का जन्म होता है। एक पर्दा या झीना नील छिपाए हैं जिसमें सुगात। ठीक है, यह दुख एक नीले महीन पर्दे के समान है जिसके पीछे सुख रूपी शरीर छिपा रहता है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल। जिस दुख को तुम अभिशाप समझ रहे हो, जिस दुख को संसार के रहस्यों के कारण मान रहे हो, इसका वह रहस्य वरदान कभी मत जाओ इसको भूल। वास्तव में वह दुख ईश्वर का रहस्यमयी वरदान है, इसे तुम कभी मत भूलो। कहने का मतलब है यह दुख ही है जो सुख प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, इसमें शांत रस है, रूपक अनुप्रास उपमा अलंकार है, और संसार में दुख है, दुख की तुलना वरदान से की गई है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, तो उपयुक्त पद्यांश के कवि एवं कविता का नाम। तो जयशंकर प्रसाद कवि हैं, कविता है श्रद्धा मनु। श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही है? तो श्रद्धा मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही है। इसके बाद है, इस पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन है? तो श्रद्धा द्वारा मनु के निराश मन को प्रेरित करने के प्रसंग का वर्णन किया गया है। एक पर्दा या झीना नील इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों है उपमा अलंकार, इसको ध्यान रखेंगे। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में है अथवा करके दिया है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। झूम झूम मृदु गरज गरज घनघोर, राग अंबर अमर अंबर में भर निजरोर। ठीक है, कब निराला जी बादलों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे बादलों, तुम मंद मंद झूम झूम कर अपनी घनघोर गर्जना से संपूर्ण वातावरण को भर दो और आकाश में अपनी गर्जना का अमर संगीत भर दो, अर्थात संपूर्ण संसार को आनंदित कर दो। झर 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 निर्झर गत सर में, घर मरु तरु मरमर सागर में। ठीक है, सरित तड़ित गए चकित पवन में। हे बादलों, तुम इस प्रकार से बरसो कि झरन में, पर्वत में, तालाब में झर झर की ध्वनि भर जाए, प्रत्येक घरों में नवजीवन की ध्वनि भर जाए, मरुस्थलों के पेड़ पौधे हरे भरे होकर मरमर की ध्वनि करके लहराने लगे, सागर में और नदियों में बिजली की गति भर जाए। ठीक है, विकास की इस गति को देखकर पवन भी चकित हो जाए। मन में बिजन गहन कानन में, आनन आनन में रौ घोर कठोर। हे बादलों, तुम अपनी कठोर ध्वनि को प्रत्येक लोगों के मन में, निर्जन स्थानों में, घने जंगलों में, प्रत्येक लोगों के मुंह में भर दो। राग अमर अंबर में भर निजरोर। कवि निराला जी पुनः बादलों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि हे बादलों, तुम आकाश में अपनी गर्जना के अमर संगीत भर दो, अर्थात संपूर्ण संसार को आनंदित कर दो। ठीक है, तो ये बादल राग से लिया गया है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके कवि हैं। दूसरा है रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। व्याख्या आप देख सकते हैं, मैंने पूरी बता दिया है। कवि बादलों से किस संदेश को सर्वत्र पहुंचाने का अनुरोध करता है? तो कवि बादलों से अपने मन में उमड़ते उल्लास को प्रकट करते हुए उनसे क्रांति का संदेश सर्वत्र पहुंचाने का अनुरोध करता है। झर 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 निर्झर गिरसर में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके बाद है बिजन और अंबर शब्दों का अर्थ। तो बिजन का मतलब निर्जन और अंबर का मतलब आकाश। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 का है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 5 अंक का होगा। शब्द सीमा आपको 80 शब्द है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर प्रसाई, इन सभी का वीडियो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, ये भी 5 अंक का है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, कहानी कला की दृष्टि से पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए, अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसमें से किसी एक का करना है। उत्तर आपको लगभग 80 शब्द में देना है और 5 अंक मिलेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 7 नंबर है, 100 पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से एक प्रश्न का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये खंडकाव्य अलग अलग जिले के लिए अलग अलग है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद खंड खा है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित संस्कृत
गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यहाँ से आपको 7 अंक मिलेंगे, 2 अंक संदर्भ के लिए और 5 अंक अनुवाद के लिए। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ हम आपको बताते हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, उसकी अखंडता, संस्कृत की एकता संस्कृत से सुरक्षित रखी जा सकती है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है, इसलिए ठीक ही कहा गया है कि भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक देववाणी संस्कृत भाषा है। ठीक है, संदर्भ कैसे लिखेंगे देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा करके दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप तैयार कर लेंगे। यहाँ पर संदर्भ दिया हुआ है, यहाँ पर अनुवाद दिया हुआ है। इसके बाद इसका खा नंबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो ये 7 अंक का है। ठीक है, तो यहाँ पर संदर्भ कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के निरपत दिलीप नामक पाठ से अवतरित है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसके बाद अथवा करके दिया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुभाषित रत्नान से लिया गया है। ठीक है, पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले और सामने मीठा बोलने वाले ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जैसे विष से भरा घड़ा हो, उसके ऊपरी भाग में दूध हो। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। 2 प्रश्न करेंगे, 4 अंक यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद है 10 का का, खा और गा, रस अलंकार छंद। तो इसका वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा, आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो ये 9 नंबर का है, भारत में भ्रष्टाचार, मेरा प्रिय ग्रंथ, राष्ट्रभाषा हिंदी का महत्व, प्रदूषण की समस्या। तो इम्पोर्टेंट निबंध का वीडियो भी आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगा। फिर है 12 का पहला, मोंग अनुसारा संधि है। मोंग अनुसारा कौन सी संधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रहम गच्छत। क्या हो जाएगा, ग्रहम गच्छत। इसके बाद में है पौ प्लस अका की संधि है, पावका, पावका। ठीक है, आपका बा ऑप्शन राइट हो जाएगा। हरि प्लस चरित की संधि है, तो क्या हो जाएगा, हरिश्चरित। क्या हो जाएगा, हरिश्चरित। इसके बाद में है खा नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो महाजना, तो महान 400 जना, इसमें कर्मधाराय समास है। विद्याधनम, विद्या योम धनम, कर्मधाराय समास। प्रतिदिनम, दिनम दिनम, अव्ययीभाव समास। फिर है आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए, अथवा विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान दिलाते हुए प्रधानाचार्य का एक पत्र लिखिए। इसके बाद 14 का पहला है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो इसमें दृष्टा में दृश्य धातु है, अक्त प्रत्यय है। गत्वा में गम धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है। और दत्वा में दा धातु है, अक्त्वा प्रत्यय है। निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय बताना है। रूपवान में मतुप है, धीमती में मतुप है और पूज्यत्वा में अक्त्वा प्रत्यय है। इसके बाद है खा नंबर, क्या कह रहा है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा उससे संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 2 अंक यहाँ से मिलेंगे। ग्रामम परिता क्षेत्राणि सन्ति। ठीक है, इसमें द्वितीय विभक्ति है, अभिता परिता समयानिक्षा सूत्र से। नमो भगवते वासुदेव। ठीक है, तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये दोनों में चतुर्थी विभक्ति है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।